राठौड़ किनके वंशज हैं? राठौड़ों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? राठौड़ों का क्या इतिहास रहा? राठौड़ राजस्थान यानी राजपुताना में कहां से आए? और राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के, गोपीनाथ शर्मा के या गौरीशंकर हीराचंद ओझा के या कर्नल जेम्स टोड के, डॉक्टर हॉर्नली के या अलग अलग स्त्रोतों के, पृथ्वीराज रासो के या राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य के, इन सभी स्त्रोतों के या इतिहासकारों के या प्राचीन ऐतिहासिक स्त्रोत, ताम्रपत्र या शिलालेखों में राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत दिए गए हैं, क्या क्या आधार रखे गए हैं, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। और हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये राठौड़ वंश से संबंधित है, राठौड़ राजवंश से संबंधित है। और इस सीरीज में हम मारवाड़ के राठौड़ों यानी जोधपुर के राठौड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर राठौड़ों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ये जो शब्द है राठौड़ ये कहां से आया, किस शब्द से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस लेक्चर में आपको इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। हम प्रयास जरूर करेंगे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने का, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर एक शोध का विषय होता है, रिसर्च का विषय होता है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों द्वारा जितना रिसर्च किया गया, जितना शोध किया गया, वो सारी बातें मैं आपके समक्ष में रख दूंगा। हालांकि यह विषय ऐसा है जिस पर अभी और शोध करने की आवश्यकता है और रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, आइए स्टार्ट करते हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम एक बार राठौड़ शब्द को ले लेते हैं। हम एक बार चर्चा करते हैं कि आखिर राठौड़ शब्द कैसे अस्तित्व में आया, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, ऐसा बताया जाता है कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति एक शब्द से मानी गई है जो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि दक्षिण भारत में एक बड़े क्षेत्र पर राज करने वाली, शासन करने वाली एक जाति के लिए प्रयुक्त होता था। और इसी राष्ट्रकूट शब्द का जो प्राकृत रूप बना वो बना रटऊड़, रटऊड़ से फिर बना राडूड़ और राडूड़ से ही राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी कि राठौड़ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द राष्ट्रकूट से उत्पन्न माना जाता है। अब यहां पर ये जो जातियां हैं दक्षिण भारत की, ये जो जातियां हैं राष्ट्रकूट जिनसे राठौड़ों की उत्पत्ति बताई जाती है, तो दक्षिण भारत की इन जातियों के संबंध में, इन शब्दों के संबंध में हमको मौर्य शासक अशोक के जो शिलालेख थे उनमें भी हमको इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं इन राष्ट्रकूटों से संबंधित यानी राठौड़ों से संबंधित। मौर्य शासक अशोक जिनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से और 232 ईसा पूर्व तक का था, तो अशोक के समय के शिलालेखों में भी हमको दक्षिण भारत की कुछ जातियों के लिए जो शब्द हमको देखने को मिलते हैं, एक तो जैसे रिष्टिक या लटिक या रटिका, इन शब्दों को देखने को मिलता है। ये जो शब्द हैं ये रट शब्द के प्राकृत रूप हैं और रट शब्द जो है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। यानी कि ये बात हो गई राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में कि राठौड़ शब्द जो है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। और ये शब्द या ये जातियां जो कि दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया करती थी, न केवल दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर, इनका मध्य भारत के क्षेत्र पर भी अधिकार था, गुजरात और कठियावाड़ के क्षेत्रों पर भी अधिकार था। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर प्रदेश में जाएं तो उत्तर प्रदेश में बदायूं का जो क्षेत्र है वहां पर भी इनका अधिकार हुआ करता था। और कुछ ऐतिहासिक स्त्रोतों या इतिहासकारों के अनुसार इनका कन्नौज पर भी अधिकार हुआ करता था। हालांकि अभी लेक्चर में यह सारा अभी चर्चा का विषय है। तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की यह जाति थी जिसका भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार हुआ करता था। तो इसी राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यह तो हो गई राठौड़ शब्द के बारे में। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों या फिर अलग अलग सोर्सेज के क्या क्या मत हैं, अलग अलग सोर्सेज हमको क्या क्या जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले मैं राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में लेता हूं राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य जो 1596 ईस्वी का है। राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य से हमको पता चलता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीर्ष पर स्थित चंद्रमा से हुई थी। यानी भगवान शिव के शीर्ष पर जो चंद्रमा है, जो चांद है, उससे राठौड़ों की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कौन कहता है? राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य कहता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड जिनको हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। हालांकि कर्नल जेम्स टोड ने जितनी भी जानकारियां दी हैं तो जो सोर्सेज उनको उपलब्ध हो पाए उनके आधार पर उन्होंने कहा है। राजस्थान के एक इतिहास हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने ये कहा कि यदि कर्नल जेम्स टोड को मुणोत नैणसी के स्त्रोत उपलब्ध हो जाते, जो बातें मुणोत नैणसी ने लिखी हैं वो बातें अगर कर्नल जेम्स टोड को उपलब्ध हो जाती,
तो कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान का इतिहास लिखा है वो बिल्कुल भिन्न होता, बिल्कुल अलग होता। खैर जो भी है, कर्नल जेम्स टोड राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में इनको सूर्यवंश से उत्पन्न मानते हैं, यानी सूर्यवंशी बताते हैं। इसके अतिरिक्त दयालदास की बात करते हैं तो दयालदास ये कहते हैं कि ब्राह्मण वंश के एक व्यक्ति थे भल्लराव, भल्लराव की संतान राठौड़ कहलाए। क्या बताते हैं हमको दयालदास कि भल्लराव की जो पत्नी थी उनका नाम था राटेश्वरी देवी, और राटेश्वरी देवी और भल्लराव के जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम रखा गया रठवर, और रठवर से ही आगे चलकर राठौड़ बना, यानी रठवर की जो संतान थी वो आगे चलकर राठौड़ कहलाए। इसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य की ख्यात, तो जोधपुर राज्य की ख्यात में बताया गया है कि राठौड़ जो है वो राजा विश्वुतमान के पुत्र थे, राजा वृहदबल, और राजा वृहदबल की ही संतान राठौड़ कहलाए। इसके अतिरिक्त अगर हम भाटों की बात करें तो भाट के बारे में हम जानते हैं, भाट जो कि राजस्थान के जो राजवंशों की वंशावलियां हैं उनके बारे में लिखते थे, उनको संरक्षित रखते थे। तो भाटों के द्वारा यह बताया गया है कि राठौड़ जो हैं वो हिरण्यकश्यप की संतानें हैं। तो यहां ये राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, या अलग अलग सोर्सेज ने अलग अलग बातें यहां पर हमको कही हैं। अब हम राजस्थान की ओर आते हैं और राजस्थान में राठौड़ों की शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, और कौन सी शाखा किस ओर से आई गई बताती है, या उनके मूल पुरुष या संस्थापक या आदि पुरुष कौन थे। इस संबंध में इतिहासकार क्या कहते हैं। इतिहासकार जब अपनी बात कहते हैं तो किन स्रोतों का हवाला देते हैं, और उन इतिहासकारों के एक पक्ष द्वारा रखी गई बातों में जो कमियां रह जाती हैं उनकी कमियों का दूसरे इतिहासकारों द्वारा किस प्रकार से खंडन किया जाता है, और खंडन करने के पक्ष में फिर वो अपना क्या आधार देते हैं, क्या स्रोतों का रेफरेंस देते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान में जो राठौड़ों की शाखाएं थी वो एक तो थे हस्तिकुंडी या हथुंडी के राठौड़। हस्तिकुंडी जो कि वर्तमान में आता है पाली जिले में। यहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध महावीर स्वामी का जैन मंदिर भी है जो रता जैन मंदिर या राता जैन मंदिर है। तो एक तो राठौड़ों की शाखा थी हस्तिकुंडी या हथुंडी के राठौड़। इसके अतिरिक्त वागड़ के राठौड़, वागड़ जो कि वर्तमान में राजस्थान के दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसको संयुक्त रूप से वागड़ का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां ये हो गए वागड़ के राठौड़। और इसके अतिरिक्त जोधपुर के राठौड़, फिर बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। हालांकि बीकानेर के जो राठौड़ थे वो जोधपुर की शाखा से ही थे। पहले जोधपुर की शाखा थी, फिर बाद में बीकानेर के राठौड़ और फिर किशनगढ़ के राठौड़ थे। तो यहां पर हमको चर्चा करनी है हथुंडी या हस्तिकुंडी के राठौड़, वागड़ के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ों के वंश की जो उत्पत्ति हुई, यानी ये कहां से आए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं हथुंडी या हस्तिकुंडी और वागड़ के राठौड़। इस संबंध में गोपीनाथ शर्मा हमको यह कहते हैं कि इन दोनों शाखाओं की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण के जो राष्ट्रकूट थे, यानी दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट या राठौड़ों से मानी जाती है। इसके बाद हम मारवाड़ या जोधपुर के राठौड़ वंश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मारवाड़ या जोधपुर के जो राठौड़ वंश थे उनके संस्थापक कौन थे और किस राजवंश से उनका संबंध बताया जाता है, यानी वो किस राजवंश से संबंधित थे और किस ओर से राजस्थान की ओर आए थे। क्या वो कन्नौज से राजस्थान में आए थे? मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे, क्या वो बदायूं से राजस्थान में आए थे? क्या वो दक्षिण भारत से राजस्थान में आए थे? क्या वो हस्तिकुंडी या हथुंडी जो कि वर्तमान में पाली जिले में है वहां के राठौड़ों से संबंधित हैं? तो इस विषय पर हमको काफी विस्तृत अभी चर्चा करनी है। तो देखिए, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है जोधपुर और इसके आसपास का क्षेत्र, ये मारवाड़ कहलाता है। पहले इसे मरुवाड़ कहा जाता था, लेकिन बाद में मरुवाड़ से इसको मारवाड़ कहा जाने लगा। और राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रावसिहा। रावसिहा जिनका शासनकाल सन 1240 से और 1273 ईस्वी तक का माना जाता है, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक रावसिहा माने जाते हैं। इन्हें ही मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। अब रावसिहा के संबंध में इतिहासकारों ने हमको अलग अलग बातें बताई हैं कि किस राजवंश से इनका संबंध हो सकता है। उन सभी विषयों पर मैं अभी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी उससे पहले रावसिहा से संबंधित एक जो शिलालेख है मैं पहले आपको वहां पर लेकर चलता हूं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा राजस्थान के पाली जिले में। पाली जिले में एक गांव है बीठू गांव। यहां पर राव सिहा से संबंधित एक शिलालेख है जिसमें राव सिहा की मूर्ति बनी हुई है। इनके हाथ में भाला है, यानी कि ये घोड़े पर बैठे हुए हैं और इनके हाथ में भाला है, तो मतलब ये युद्ध की मुद्रा में है। और इस शिलालेख से हमको पता चलता है कि सन 1273 ईस्वी में राव सिहा की युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है, यानी कि एकमात्र ऐसा स्रोत है जो कि राव सिहा के समय का है।
इसके अतिरिक्त हमको राव सिंहा के समय का और कोई स्रोत देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकारों ने जो बातें लिखी हैं वो राव सिंहा के संबंध में उनके उस समय के स्रोत के आधार पर ना लिखकर अलग अलग बातों के आधार पर लिखी हैं। कहने का मतलब राव सिंहा के संबंध में हमको एक ही स्रोत यहां पर मिलता है और वो है पाली जिले के बीठू गांव में, जिससे हमको यह पता चलता है कि सन 1273 ईस्वी में इनकी युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था पार्वती सोलंकी, जो कि इनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। यहीं से हमको यह जानकारी भी मिलती है कि इनके जो पिता थे वो थे सेतराम, यानी कि राव सिंहा सेतराम की संतान थे। अब देखिए, राव सिंहा से संबंधित ये जो स्रोत हमको मिला ये पाली जिले के बीठू गांव में मिला। इसका अर्थ यह है कि मारवाड़ के राठौड़ों का आरंभिक जो क्षेत्र था वो पाली के आसपास तक ही सीमित था, इसके बाहर नहीं था। तो यह तो बात हुई कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा को माना गया है। इनका समय 1240 से 1273 माना गया है और इनके संबंध में पाली जिले के बीठू गांव में जो हमको स्रोत मिलता है, जो शिलालेख मिलता है, वो हमको राव सिंहा के संबंध में क्या जानकारी देता है। अब राव सिंहा राजस्थान में कहां से आए? क्या ये दक्षिण भारत से आए? क्या ये कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित हैं, जिनके बारे में फिर बाद में उनको राठौड़ कहा गया पृथ्वीराज रासो में? क्या राव सिंहा बदायूं के राष्ट्रकूटों यानी राठौड़ों से संबंधित है? क्या राव सिंहा हस्तिकुंडी या हथुंडी, जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास में ही राठौड़ों की एक शाखा पाली जिले में स्थापित हो चुकी थी, क्या उनसे संबंधित है राव सिंहा? तो इसी संबंध में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं और इतिहासकारों के पक्ष जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो राव सिंहा को कन्नौज से आया हुआ बताते हैं। कन्नौज के जो शासक थे वो गहड़वाल थे और गहड़वालों के साथ ही राठौड़ जोड़ा गया और वहीं यानी कन्नौज के वंश से ही इनका संबंध बताया है। अब राव सिंहा को कन्नौज के राजवंश से संबंधित करने वाले जो इतिहासकार हैं वो है एक तो कर्नल जेम्स टोड, इसके अतिरिक्त मुहणोत नैणसी, जिनके द्वारा लिखा गया है नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत, इसके अतिरिक्त दयालदास और जोधपुर राज्य की ख्यात में भी राव सिंहा को कन्नौज से आया हुआ बताया जाता है। अब यहां इनके द्वारा क्या क्या बताया गया, एक बार सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं मुहणोत नैणसी ने इस संबंध में क्या कहा है। देखो, मुहणोत नैणसी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, बाकी विस्तृत रूप से जब जोधपुर रियासत में हम महाराजा जसवंत सिंह के समय में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं चर्चा कर लूंगा, या मुहणोत नैणसी से संबंधित मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। मुहणोत नैणसी जो है ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के समय में जोधपुर देश के दीवान हुआ करते थे, यानी कि एक हायर पोस्ट पे हुआ करते थे। लेकिन बाद में इनके ऊपर गबन के चार्ज लगाए गए और फिर इनको जेल में डाल दिया गया और वहीं पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इनको ज्यादातर जाना जाता है राजस्थान के इतिहास के लेखन के रूप में। इन्होंने राजस्थान का काफी इतिहास लिखा है, एक तो मुहणोत नैणसीरी ख्यात में और इसके अतिरिक्त मारवाड़रा परगनारी विगत में। अब इन्होंने यहां पर इतनी सारी जानकारी दी है, इसके संबंध में देखो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है कि यदि कर्नल जेम्स टोड को, कौन है कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने भी काफी राजस्थान का इतिहास लिखा है। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यहां पर क्या कहा है कि यदि कर्नल जेम्स टोड को मुहणोत नैणसी के लिखे हुए स्रोत उपलब्ध हो जाते तो कर्नल जेम्स टोड का जो इतिहास है, जो उन्होंने राजस्थान के संबंध में लिखा है, वो बिल्कुल अलग होता। तो हमको इतना इंट्रोडक्शन मिल गया मुहणोत नैणसी के बारे में। अब हम एक बार चर्चा करते हैं कि आखिर मुहणोत नैणसी ने इनके संबंध में क्या कहा है। देखिए, मुहणोत नैणसी इनको कन्नौज से आया हुआ बताते हैं राव सिंहा को। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मुहणोत नैणसी ने इनको कन्नौज से आया हुआ माना है, कर्नल जेम्स टोड ने इनको कन्नौज से आया हुआ माना है, दयाल दास भी इनको कन्नौज का ही बताते हैं, जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इनको कन्नौज से आया हुआ ही बताया जाता है। पृथ्वीराज रासो जो चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया था, बाद में उनके पुत्र झल्लन के द्वारा पूरा किया गया था, तो पृथ्वीराज रासो में भी इनको कन्नौज से आया हुआ बताया जाता है, यानी कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित माना जाता है। मुहणोत नैणसी क्या कहते हैं कि राव सिंहा जो है ये कन्नौज से और द्वारका की ओर गए। द्वारका जो कि वर्तमान में आता है गुजरात में, भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये द्वारका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में गुजरात के जो सोलंकी और चावड़े थे, यानी सोलंकी शासक और चावड़ों ने राव सिंहा का स्वागत किया और राव सिंहा को अपनी समस्या से अवगत कराया। गुजरात के सोलंकी और चावड़े जो हैं उस समय सिंध के मारूलाखा से बहुत परेशान थे, तो इन्होंने मारूलाखा के अगेंस्ट, मारूलाखा के विरुद्ध राव सिंहा की सहायता मांगी। तो राव सिंहा ने क्या किया
कि सिंध के मारूलाखा को पराजित करके उसका वध किया और सोलंकियों और चावड़ों की सहायता की। अब उसके बाद सोलंकियों और चावड़ों ने अपनी कन्याओं का विवाह जो है वो राव सिहा के साथ में कर दिया, ऐसा बताया जाता है मुणोत नैणसी के द्वारा नैणसीरी ख्यात में। ठीक है, अब लेकिन यहां पर देखिए ये जो बात बताई गई है इस बात का खंडन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया जाता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि उस समय जो गुजरात के जो सोलंकी शासक थे, जैसा कि नैणसीरी ख्यात में यह बताया गया है कि गुजरात के जो सोलंकी शासक थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राव सिहा के साथ में कर दिया था और वो सोलंकी शासक बताए गए थे जयसिंह। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहां पर यह कहते हैं कि उस समय यानी कि राव सिहा के समकालीन जो सोलंकी शासक थे वो थे त्रिभुवन देव, विसल देव और अर्जुन देव, ना कि जयसिंह, जो कि मुणोत नैणसीरी ख्यात में बताया गया है। इसके अतिरिक्त गौरीशंकर हीराचंद ओझा नैणसी द्वारा दिए गए एक और मत का भी खंडन करते हैं। मुणोत नैणसी ने क्या बताया कि राव सिहा ने सोलंकियों और चावड़ों की सहायता की, सिंध के मारूलाखा को पराजित करके उसका वध कर दिया था। लेकिन यहां पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हमको यह बताते हैं कि मारूलाखा जो है वो राव सिहा से 200 वर्ष पूर्व था, यानी कि राव सिहा के समय में नहीं था, उनसे 200 वर्ष पूर्व था। और सिंध के उस मारूलाखा की या लाखा फुलानी की जो हत्या की थी वो मूल राज के द्वारा की गई थी, ना कि राव सिहा के द्वारा। तो राव सिहा के संबंध में नैणसी के क्या मत थे और नैणसी के मतों का खंडन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया, यह मैंने आपको बता दिया। हालांकि एक चीज और बता देता हूं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने नैणसी के इन मतों का खंडन करने के लिए कुछ स्त्रोतों का रेफरेंस दिया है और वो स्त्रोत हैं, एक तो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया द्वयाश्रय महाकाव्य, इसके अतिरिक्त सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी और प्रबंध चिंतामणि जो कि आचार्य मेरु तुंग का लिखा हुआ है। तो इन स्त्रोतों के आधार पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मुणोत नैणसी के इन मतों का खंडन कर दिया। खैर यहां हमने ये तो चर्चा कर ली कि मुणोत नैणसी ने राव सिहा को कन्नौज से आया हुआ बताया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे सोर्स पर और दूसरा सोर्स है जोधपुर राज्य की ख्यात। तो जोधपुर राज्य की ख्यात भी हमको यह बताती है कि राव सिहा जो हैं ये कन्नौज के वंश से संबंधित हैं, कन्नौज से ये राजस्थान की ओर आए थे। जोधपुर राज्य की ख्यात में हमको क्या बताया गया है कि राव सिहा के जो दादा थे वो थे वरदाई सेन और राव सिहा के जो पिता थे वो थे सेतराम। तो यहां पर अब जोधपुर राज्य की ख्यात में हमको आगे क्या बताया जाता है कि राव सिहा जो हैं वो कन्नौज से और राजस्थान की ओर आए और राजस्थान में पुष्कर झील के पास में आए। जब वो पुष्कर आए हुए थे तो यहीं पर भीनमाल से कुछ ब्राह्मण आए हुए थे, भीनमाल जो कि वर्तमान में आता है जालोर जिले में। तो भीनमाल से यहां कुछ ब्राह्मण आए हुए थे जिन्होंने राव सिहा से सहायता मांगी मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमानों के अगेंस्ट। भीनमाल के ब्राह्मणों की समस्या यह थी, जैसा जोधपुर राज्य की ख्यात में बताया गया है, कि भीनमाल की जो भूमि थी वो मुसलमानों के द्वारा वहां के ब्राह्मणों से छीन ली गई थी, इसीलिए भीनमाल के ब्राह्मणों ने राव सिहा से सहायता मांगी। तो राव सिहा ने भीनमाल के मुसलमानों को पराजित करके वहां की भूमि वापस से उन ब्राह्मणों को दे दी। ठीक है, इसके बाद हमको यह भी बताया जाता है कि राव सिहा से ही पाली के ब्राह्मणों ने भी सहायता मांगी थी। पाली के ब्राह्मण जिनको पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था, पाली उस समय काफी समृद्ध नगर था, व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था और पाली के ब्राह्मण भी काफी समृद्ध हुआ करते थे। तो यहां पर पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने बलेचा चौहानों के अगेंस्ट, ध्यान रखना मैं जोधपुर राज्य की ख्यात के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कर्नल जेम्स टोड ने जो बताया है वो मेर और मीणाओं के अगेंस्ट बताया है और जोधपुर राज्य की ख्यात में जो बताया है वो बलेचा चौहानों के अगेंस्ट बताया है। यानी कि पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उन्होंने बलेचा चौहानों के अगेंस्ट अपनी सहायता किससे मांगी? राव सिहा से मांगी। तो राव सिहा ने बलेचा चौहानों को पराजित किया और पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी सहायता यहां पर की। ठीक है, इसके बाद फिर हमको यह भी बताया जाता है जोधपुर राज्य की ख्यात में कि राव सिहा जो है ये द्वारका गए, फिर वापस ये कन्नौज चले गए और कन्नौज जाकर इन्होंने अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्र अल्लड़ को सौंप दिया और अल्लड़ को सौंपकर ये स्वयं गोयनदानागढ़ में रहकर गोयनदानागढ़ में चले गए और वहां पर रहने लगे। और फिर जब इनका अंतिम समय आया, यानी कि जब ये मरने वाले थे, तो उससे कुछ समय पहले इन्होंने अपने पुत्रों को पाली में जाकर रहने का आदेश दिया। तो ये सारी बात बताई गई है जोधपुर राज्य की ख्यात में। अब जोधपुर राज्य की ख्यात में ये जो मत रखे गए हैं, इन मतों का खंडन किया गया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा।
यहां पर देखिए अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं। पहला पॉइंट तो वो ये पकड़ते हैं कि जोधपुर राज्य की ख्यात में यह बताया गया है कि राव सिंहा ने भीनमाल के ब्राह्मणों की सहायता की। किसके विरुद्ध? मुसलमानों के विरुद्ध। भीनमाल की भूमि मुसलमानों से जीतकर, मुसलमानों को पराजित करके और फिर भीनमाल के ब्राह्मणों को दे दी। जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह बताते हैं कि उस समय भीनमाल के क्षेत्र पर मुसलमानों का अधिकार नहीं था, उस समय चौहानों का अधिकार हुआ करता था। और राव सिंहा के समकालीन वहां जो चौहान शासक थे वो थे एक तो उदय सिंह और उनके पुत्र चचिक देव। तो एक तो यहां पर जोधपुर राज्य की ख्यात में इस मत का खंडन कर दिया गया गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह भी कहते हैं कि जोधपुर राज्य की ख्यात में यह बताया गया है कि राव सिंहा कन्नौज चले गए और उन्होंने कन्नौज का शासन अपने पुत्र अल्हड़ को सौंप दिया और स्वयं गोयनदानागढ़ में जाकर रहने लग गए और अपने मरने से पहले अपने पुत्रों को आदेश दिया कि आप लोग पाली में जाकर निवास करो। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह कहते हैं कि यहां पर यह जो मत है इस मत का भी खंडन किया जाता है। यह जो मत है यह भी निर्मूल है, क्योंकि राव सिंहा का जब जन्म हुआ था तो उससे पहले ही कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। भाई ये तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने सन 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को भी पराजित कर दिया था और कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। तो यहां पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा यही बताया गया है कि कन्नौज का जो शासन है वो सिंहा के जन्म से पहले ही मुसलमानों के अधिकार में चला गया था। यह गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया। अब रही सिंहा के द्वारा पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करना, तो इस संबंध में गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह कहते हैं कि पाली उस समय काफी समृद्ध नगर था, व्यावसायिक केंद्र हुआ करता था और पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो काफी समृद्ध थे। तो यहां पर हो सकता है कि पाली के जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण, उनकी सहायता सिंहा के द्वारा की गई होगी, क्योंकि उस समय बलेचा चौहानों के विरुद्ध सिंहा ने उनकी सहायता की होगी। बलेचा चौहान जो कि वहां पर शासन करते थे और चौहानों के ही जागीरदार होते थे और अपनी सहायता के बदले में पालीवाल के ब्राह्मणों ने सिंहा को धन भी दिया होगा, क्योंकि वो काफी समृद्ध हुआ करते थे। ठीक है, तो ये दो मत हमने देख ली। अभी एक बार एक तो हमने देखा मुनोत नैन्सी ने क्या कहा और उनके मतों का जो खंडन किया गया वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस आधार पर किया। फिर इसके बाद हमने देखा कि जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सिंहा के बारे में क्या कहा गया और इसमें भी जो कुछ बातें थी उनका खंडन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किस आधार पर किया गया। अब एक बार राव सिंहा के संबंध में कर्नल जेम्स टोड के क्या मत हैं, हम एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भी राव सिंहा को कन्नौज से आया हुआ ही बताया है कि कन्नौज के जो गहड़वाल शासक थे, जयचंद गहड़वाल, उनके ही पौत्र थे राव सिंहा। और राव सिंहा जो हैं ये कन्नौज से आ गए थे राजस्थान की ओर, अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ में ही आए। जब कन्नौज में इनका राजपाट समाप्त हो गया था तो अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ में राव सिंहा कन्नौज से आ गए बीकानेर के पास में। और बीकानेर के पास एक जगह थी कुलमुद, या जिसको कोलूमठ या कोलूमठ भी कहा जाता है। तो यहां पर राव सिंहा आए और यहां इस समय कोलूमठ में या कुलमुद में उस समय सोलंकी राजाओं का शासन हुआ करता था, जैसा कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। तो सोलंकी जो शासक थे वो लाखा फुलानी की समस्या से परेशान थे। लाखा फुलानी एक सरदार था जो कि वहां एक आतंक उसने मचाया हुआ था, आसपास के शासकों को परेशान करता था। तो उसी लाखा फुलानी के विरुद्ध सोलंकी शासकों ने राव सिंहा से सहायता मांगी। तो राव सिंहा ने लाखा फुलानी का वध करके और उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, यह बताया जाता है। तो इसके बाद सोलंकी शासक ने अपनी बहन का विवाह राव सिंहा के साथ में कर दिया, यह बताया जाता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसके बाद फिर राव सिंहा ने अपना प्रभाव बढ़ाया और खेड़ पर अधिकार कर लिया। खेड़ जो वर्तमान में आता है बाड़मेर जिले में, तो खेड़ पर उस समय गुहिलों का अधिकार हुआ करता था, राजपूतों की गुहिल शाखा, जिसका मुख्य जो क्षेत्र है वो मेवाड़ हुआ करता है। तो गुहिलों का अधिकार हुआ करता था खेड़ पर। तो खेड़ पर राव सिंहा ने अपना अधिकार कर लिया और उसको राजधानी बनाया। और इसके बाद फिर कर्नल जेम्स टोड ने यह बताया है कि राव सिंहा ने पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की भी सहायता की, लेकिन बाद में छल के द्वारा पाली का जो क्षेत्र है वो पालीवाल ब्राह्मणों से छीन लिया। क्या बताया इस संबंध में कि पाली काफी समृद्ध था, व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। पाली के जो ब्राह्मण हैं, अब कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मैं बता रहा हूं, पाली के जो ब्राह्मण हैं वो उस समय मेर और मीणाओं से काफी परेशान हुआ करते थे।
तो पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिंहा से सहायता मांगी मेर और मीणाओं के विरुद्ध। तो राव सिंहा ने उनकी सहायता की, जिसके कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राव सिंहा को अपने क्षेत्र में रहने के लिए कुछ भूमि दे दी। लेकिन बाद में राव सिंहा ने संपूर्ण पाली पर अधिकार करने के लिए होली का दिन चुना और होली के दिन पाली के जो पालीवाल जो ब्राह्मण के जो मुखिया थे उन मुखियाओं का वध करके और संपूर्ण पाली पर अपना अधिकार कर लिया। यह मत था कर्नल जेम्स टोड का। ठीक है, अब सवाल यह है कि राव सिंहा का संबंध आखिर कन्नौज के शासकों से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि कुछ शासक हमको यह भी बताते हैं, कुछ इतिहासकार हमको यह भी बताते हैं कि राव सिंहा जो है ये कन्नौज से संबंधित नहीं थे, ये बदायूं के राष्ट्रकूट वंश या राठौड़ों से संबंधित थे। अब इस संबंध में मैं दो इतिहासकारों को ले लेता हूं, एक तो ले लेता हूं डॉक्टर हॉर्नली और एक ले लेता हूं मैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर हॉर्नली ने अपना मत रखा है और इसी का समर्थन किया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अब यहां पर इन्होंने कन्नौज के गहड़वाल वंश जो कि कन्नौज जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है और बदायूं के राष्ट्रकूट या राठौड़ वंश में अंतर बताया है। इन्होंने कहा है दोनों अलग अलग थे। अब इनके क्या मत थे, हम एक बार इसको जानने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि कन्नौज का जो गहड़वाल वंश है उसके नाम के आगे गहड़वाल के नाम के साथ में पहली बार पृथ्वीराज रासो में राठौड़ जोड़ दिया गया। यानी कन्नौज पर गहड़वाल वंश का ही शासन हुआ करता था, लेकिन पृथ्वीराज रासो में गहड़वालों के नाम के साथ में राठौड़ जोड़ दिया गया। इसी के कारण जो भाटों ने और बाद के जो लेखक हुए हैं उन सभी ने गहड़वालों को राठौड़ मानने की भूल कर दी, यानी कि गहड़वाल अलग थे और राठौड़ अलग थे। अब यहां पर इस संबंध में ये कुछ रेफरेंस भी देते हैं, कुछ स्रोत भी बताते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि कन्नौज के जो गहड़वाल शासक थे गोविंद चंद्र जिनका शासनकाल था सन 1114 ईस्वी से और 1154-55 ईस्वी तक का, यानी कि जयचंद जो शासक थे कन्नौज के उनके दादा। भाई कन्नौज के शासकों में जयचंद से पहले थे विजयचंद्र और विजयचंद्र से पहले थे गोविंद चंद्र। तो यहां पर गोविंद चंद्र की बात हो रही है कि क्या बताया जा रहा है कि कन्नौज के जो शासक थे गोविंद चंद्र गहड़वाल, इनकी पत्नी कुमार देवी का एक शिलालेख प्राप्त होता है और इनकी पत्नी कुमार देवी के शिलालेख में गोविंद चंद्र के संबंध में गहड़वाल लिखा गया है, ना कि राठौड़। यानी कि उस शिलालेख में इस वंश को गहड़वाली बताया गया है, गहड़वाल का बताया गया है। जबकि बाद में पृथ्वीराज रासो में गहड़वालों के साथ में राठौड़ जोड़ दिया गया, जिसके कारण कन्नौज के गहड़वाल शासकों को राठौड़ मानने की भूल की जाती रही और बाद में इनके नाम के आगे राठौड़ जोड़ दिया गया। अब आगे गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह भी कहते हैं कि कन्नौज का जो गहड़वाल वंश है वो अलग है और वहीं बदायूं जो है, बदायूं भी उसके पास में ही था, कन्नौज के पास में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आता है। बदायूं का जो राष्ट्रकूट वंश है वो अलग है। अब इस संबंध में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि कन्नौज का गहड़वाल वंश और बदायूं का जो राष्ट्रकूट वंश है वो अलग अलग है, क्योंकि अगर ये दोनों ही वंश एक होते तो इनके मध्य परस्पर विवाह संबंध होने का हमको प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिलता। जबकि ये दोनों वंश अलग अलग थे, इसीलिए हमको दोनों ही वंशों के मध्य परस्पर विवाह होने के प्रमाण जो हैं वो मिल जाते हैं। भाई ये तो हम जानते हैं कि एक ही जो राजवंश है वो कभी भी एक ही राजवंश के अंदर विवाह नहीं करते हैं। जैसे राठौड़ जो हैं, राठौड़ों के साथ में कभी भी विवाह नहीं करते हैं। तो इसीलिए बदायूं और कन्नौज के शासकों के मध्य जो विवाह संबंध स्थापित होते थे, तो इसका मतलब यह है दोनों राजवंश अलग अलग हैं। अब इसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि राव सिंहा जो हैं, यानी मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, ये कन्नौज से आए हुए नहीं हैं। यानी अपनी इन सारी बातों को बताने के बाद फिर ये कहते हैं कि राव सिंहा यानी मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, राजस्थान के जो राठौड़ हैं जोधपुर के, ये कन्नौज से आए हुए नहीं हैं, ये बदायूं से आए हुए हैं। भाई दोनों राजवंशों में अंतर कर दिया कि कन्नौज अलग है और बदायूं का राजवंश अलग है। कन्नौज में गहड़वाल वंश का शासन था और बदायूं में राष्ट्रकूट वंश का शासन था, जिसको राठौड़ कहा गया। तो राव सिंहा जो है ये बदायूं के राजवंश से संबंधित हैं। और फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि कन्नौज के जो गहड़वाल शासक थे वो तो सूर्यवंशी थे, जबकि बदायूं के जो राष्ट्रकूट शासक थे ये चंद्रवंशी थे। तो यहां पर यह बात हो गई गौरीशंकर हीराचंद ओझा के जो मत थे और डॉक्टर हॉर्नली ने हमको क्या कहा। तो अभी तक मारवाड़ के राठौड़ वंश के संबंध में हमने कर्नल जेम्स टोड के मत को जानने का प्रयास किया, जोधपुर राज्य की ख्यात में क्या बताया गया है उसको जानने का प्रयास किया, मुनोत नैणसी के द्वारा क्या बताया गया है उसको हमने जानने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त देखिए मैं एक बार इतिहासकार डॉक्टर माथुर के कथन को भी ले लेता हूं।
डॉक्टर माथुर हमको बताते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं ये कन्नौज से संबंधित हैं। भाई मैं सारी बातें कर रहा हूं कि कौन कन्नौज का बता रहे हैं और कौन बदायूं का बता रहे हैं। तो डॉक्टर माथुर हमको ये बता रहे हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं ये कन्नौज के राजवंश से संबंधित हैं। अब डॉक्टर माथुर ये कह रहे हैं कि 1200 ईस्वी के आसपास में कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था, राष्ट्रकूट जिनसे राठौड़ बने। और राष्ट्रकूटों की एक शाखा बाद में बदायूं आ गई और एक शाखा आ गई मारवाड़ की ओर। यानी डॉक्टर माथुर के अनुसार कन्नौज में राष्ट्रकूट हुआ करते थे 12वीं शताब्दी के आसपास में, और राष्ट्रकूटों की एक शाखा बदायूं चली गई और एक शाखा राष्ट्रकूटों की आ गई मारवाड़ में। अब डॉक्टर माथुर अपने इस मत के प्रमाण के रूप में दो स्त्रोत, दो रेफरेंस भी रख देते हैं। एक तो वो रखते हैं 1151 विक्रम संवत का, एक तो त्रिलोचन पाल का ताम्रपत्र, और इसके अतिरिक्त बदायूं के जो शिलालेख हैं उनको भी आधार बताते हैं। इनके आधार पर वो बताते हैं कि 1200 ईस्वी में कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का ही शासन था और एक शाखा बदायूं गई और एक शाखा आ गई मारवाड़ में। तो यहां पर काफी इतिहासकारों के मतों का हमने विश्लेषण किया। अब एक बार हम एक इतिहासकार को और ले लेते हैं और वो है गोपीनाथ शर्मा। हम देख लेते हैं कि इस संबंध में गोपीनाथ शर्मा का क्या मत है, गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं। तो देखिए गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा कि अभी तक जितने भी इतिहासकार हुए इन्होंने सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और अपने अपने मत प्रस्तुत करने के पीछे कुछ आधार भी दिए, लेकिन फिर भी किसी ने समसामयिकी आधार पर यानी कि राव सिंहा के समय के जो स्रोत थे उन स्रोतों के आधार पर सही संबंध स्थापित करने में किसी ने भी सफलता प्राप्त नहीं की। क्या सफलता प्राप्त नहीं की कि राव सिंहा का संबंध कन्नौज के राजवंश से था या राव सिंहा का संबंध बदायूं के राष्ट्रकूटों से था। अब इसके बाद गोपीनाथ शर्मा यह कहते हैं कि भाई हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि पाली पर 9वीं शताब्दी के आसपास में पहले से ही राठौड़ शाखा स्थापित हो चुकी थी। हस्तिकुंडी या जिसको हथुंडी कहा जाता है जो कि पाली में आता है वर्तमान में, तो यहां पर पहले से राठौड़ों की एक शाखा स्थापित हो चुकी थी। तो आखिर उस शाखा का क्या हुआ, वो शाखा कहां पर चली गई? तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि मारवाड़ के जो राठौड़ शासक हैं यानी कि राव सिंहा, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष माने जाते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो हस्तिकुंडी या हथुंडी के राठौड़ों से संबंधित हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट शासक थे जिनका मध्य प्रदेश पर भी अधिकार था, गुजरात और कठियावाड़ पर भी अधिकार था, तो उधर उस ओर से भी तो संबंधित मारवाड़ के राठौड़ हो सकते हैं। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा यह कहते हैं कि इसी विषय पर हमको और अध्ययन की आवश्यकता है। यदि हस्तिकुंडी या हथुंडी के राठौड़ों पर ध्यान दिया जाए या दक्षिण के राष्ट्रकूटों, गुजरात और कठियावाड़ के राष्ट्रकूटों पर भी और अध्ययन किया जाए तो जरूर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस संबंध में हम और जानकारी निकाल सकते हैं। तो यहां पर मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति के संबंध में मैंने प्रयास किया कि जो भी इतिहासकार हैं या जो भी सोर्सेज हैं वो क्या क्या अपनी बातें कहते हैं, उनकी क्या कमियां रह जाती हैं और उनकी कमियों का किन इतिहासकारों द्वारा किन स्रोतों के आधार पर खंडन किया जाता है, ये सभी मैंने आपको मेरे हिसाब से काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया होगा। इसके लिए मुझे काफी मेहनत भी करनी पड़ी, मुझे काफी अध्ययन करना पड़ा, और मेरा यह प्रयास रहा कि ये इतने सारे इतिहासकारों की बातों का जब मैं आपके साथ में चर्चा करूं तो ये सारी बातें आपके दिमाग में मिक्स ना हो जाएं। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि मैं सारी बातों को व्यवस्थित तरीके से आपके साथ में करूं ताकि आप ये जान सकें कि मारवाड़ के जो राठौड़ थे ये आखिर किसके वंशज थे। हालांकि ये जो सवाल है इसका उत्तर जो है ये काफी अनसुलझा है, क्योंकि इसी विषय पर अगर हम और अध्ययन करें, राष्ट्रकूटों, दक्षिण के जो राष्ट्रकूट थे उनके विषय में यदि और चर्चा करें और अध्ययन किया जाए तो हो सकता है शायद हमको कुछ और नई यहां पर जानकारी मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैंने यहां पर प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि राजस्थान के जो राठौड़ हैं, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, ये किसके राजवंश से संबंधित थे और राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश का पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम कंटिन्यू आगे की ओर चलेंगे और फिर जो भी मारवाड़ के जो शासक रहे हैं उनके शासनकाल की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।